ठीक है भाई, चलो। टेस्ट नंबर 7 इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर का, यानी कि इकोनॉमिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया था। 1 to 6 जो हमारे पार्ट थे, और जो 7th है इसमें हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एलिलोपैथी? अब इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये जरूरी नहीं वापिस सेम आना चांस कम है। इसको आप यूज कर सकते हो अलग अलग जगह पे। एलिलोपैथी का डायरेक्ट क्वेश्चन मुश्किल है सेम आना। व्हाट इज वाटर यूज एफिशिएंसी एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन इंक्रीजिंग द वाटर यूज एफिशिएंसी? ये भी रिलेटिवली सिंपलर है, पर इसका एक और है माइक्रो इरिगेशन का, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट है, वो हम करेंगे बाद वाला क्वेश्चन जो है ना। तो इसको भी रहना, अभी करो थर्ड से स्टार्ट। व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग राइस व्हीट यील्ड इन द क्रॉपिंग सिस्टम? हाउ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज हेल्पफुल टू स्टेबलाइज यील्ड ऑफ द क्रॉप इन द सिस्टम? करो। चारू कैमरा ऑन करके बैठो। 15 मार्क्स 11 मिनट्स। देखो, गौरव कैसा क्वेश्चन था ये? इजी, इजी मॉडरेट, था। डिफिकल्ट? इजी था, इजी था। है? मुझे तो इजी लगा सर। इजी? हाँ सर। तो इजी क्वेश्चन में मार्क्स लाने के लिए क्या करना है अपने को? ज्यादा पॉइंट्स लिखो, एक दो डायमेंशन ज्यादा खोल दो। हाँ, 2 पॉइंट है। एक तो डायमेंशन ज्यादा लिखनी है, प्लस जो डायमेंशन के अंदर लिखा है वहां पे सब्सटेंशिएशन करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब भी लिखेंगे, पॉइंट तो कॉमन है। अब इसके अंदर देखो क्या डेटा दिया है हमने, कहाँ से कोट किया, वो अगर हम ज्यादा डालेंगे तो फिर हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब ये सबको पता है भाई, सोइल फर्टिलिटी डिप्लीशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो रहा है, इसी कारण वहां पे जो ईल्ड है राइस फील्ड की, वो वीट की कम हो रही है ना। पहले तो आप बताओगे इंट्रोडक्शन में, हाँ भी राइस फील्ड कल्टीवेशन किया, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ फूड सिक्योरिटी थी। पर अब ओवर द टाइम, वो तो इंट्रोडक्शन में नहीं बता रहा था, वो तो बेसिक है ना। वो आप करके फिर आप इसको देखो। तो यहाँ पे आपको अंदर अब जितने जो ग्रीन ग्रीन से लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये कॉमन येलो वाली सब हेडिंग सब लिख लेंगे। तो इसमें आप पर्टिकुलर जगह की बताओ, केस स्टडी बताओ कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखी गई है किसकी, जिंक की और सल्फर की। कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा में। और ये रिपोर्ट कौन कह रहा है? आईसीएआर 2024। ऐसे आपको आंसर को सब्सटेंशिएट करना है जब आपका क्वेश्चन सिंपल होगा रिलेटिवली। अब इसको कहीं पे भी लगा लेना, चाहे एनवायरमेंट का क्वेश्चन आया चाहे कहीं पे भी आया, ये केस स्टडी आपकी पक्की होगी कि हरियाणा और पंजाब में सल्फर और जिंक की माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है एज पर आईसीएआर। नेक्स्ट देखो, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, पुअर वाटर मैनेजमेंट है। और जब इसीलिए क्या हो रहा है, आपकी ईल्ड कम हो रही है। ये रीजन है ईल्ड कम क्यों हो रही है, लेकिन फिर डेटा क्या है? इन पंजाब ग्राउंड वाटर टेबल डिक्लाइनिंग बाय 0.5 मीटर एनुअली एज पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड 2023। ये इंपॉर्टेंट है कि आगे आप उसको कैसे सब्सटेंशिएट कर रहे हो कि भाई हर साल 0.5 मीटर जा रही है पंजाब में ग्राउंड वाटर टेबल, और वो कौन कह रहा है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो ये अपने नोट कर लो या इनको याद रख लो मॉडल आंसर से, वो फिर आपके एनहेंस करेगा अपने आंसर को। पेस्ट एंड डिजीज बिल्टअप, ठीक है। तो बार बार वही मोनोकल्चर आप करे जा रहे हो, राइस एंड वीट, तो उनको पेस्ट को क्या होती है, जगह मिल जाती है, वो आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बार बार फिर पेस्ट आ जाते हैं। तो मोनोकल्चर के कारण क्या हो रहा है? इमरजेंस ऑफ पेस्ट। बस मोस्टली बच्चे यही लिखेंगे, लेकिन अब एक एडवांस जाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर की नॉलेज यूज करनी पड़ेगी कि कौन से पेस्ट आपके राइस स्टेम बोरर्स और व्हीट रस्ट डिजीज, ये प्रेवलेंस हो रहा है। तो ये वैल्यू एडिशन है आपको कि आपने पेस्ट का नाम लिख दिया और कौन सी डिजीज हो रही है वो लिख दिया उसके अंदर। फिर डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट फैक्टर प्रोडक्टिविटी, अब अधिकतर बच्चे लिखेंगे डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी। अगर आपने इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ी है तो आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हो, तो जो भी आप इनपुट डाल रहे हो उनकी ये डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे हम? डिक्लाइनिंग फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ये क्वालिफाइंग वर्ड हो गया जो मैं एडजेक्टिव बात करता हूँ बार बार, ये डिफरेंशिएटर है। नॉर्मली तो आप लिखोगे डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, 99% वही बच्चे, एक बच्चा होगा जो लिखेगा भी हाँ डिक्लाइनिंग फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब आप बताओगे जो भी हम इनपुट डाल रहे थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वही होगी ना सारे, यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ जो इनपुट डालेंगे उनके अब डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहे हैं, एक प्लेटू आ गया उसके बाद। हाई इनपुट यूज यील्ड्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। फिर जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है स्लोड, कौन कह रहा है? ये नीति आयोग कह रहा है। देखो कितनी सिंपल बात है। अगर हम ये भी कह रहे हैं ना कि हमारी जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी वो कम हो गई है, तो उसके ब्रैकेट में लिख दो मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग कह रहे हैं, बस। तो आपने ये लिख दिया, ये सभी लिखेंगे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अधिकतर तो ये नहीं लिख, वो लिखेगा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, बच्चे ये लिखे कम होगी, डिक्लाइन। आपको वो लिखना टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है स्लोड, नीति आयोग ब्रैकेट में लिख के। अब ये होता है जो कह रहे हैं कि हम कैसे करेंगे पेज मैनेजमेंट या कैसे, वो ये है, ये लिखने की जरूरत नहीं है एज कोटेड बाय, वो सब बस ब्रैकेट में नीति आयोग 2022 ये कर दो। जैसे आप ब्रैकेट में डाल दिए, वो मत लिखो इज एम आर दा, वो समझ जाएगा एग्जामिनर
कि नीति आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है, वो लिखते हैं कि जिनके पास सब्सटेंस कम होता है, पेज भरने की जगह कम, फिर वो एग्जाम में पता चलता है तो पेज भर रहा है बस ऐसे ही, तो वो अप्रोच दिख जाती है कॉपी में, इसलिए टॉपर की कॉपी डिफरेंशिएट हो जाती है। जैसे वो 3-4 आंसर पढ़ेगा आपको समझ जाएगा इसका आंसर राइटिंग स्टाइल क्या है। नेक्स्ट, सॉइल सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। तो सॉइल सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग क्यों हो रही है? एक्सेसिव इरिगेशन के कारण हो रही है। हरियाणा पंजाब में स्पेशली जो कमान कैनाल इरिगेशन एरिया, अब अधिकतर फिर बच्चा वो लिखेगा कैनाल इरिगेशन वाला एरिया, आप लिखोगे कैनाल कमांड एरिया वाला, क्योंकि जो कैनाल के आसपास के एरिया बोलते हैं कमांड एरिया, तो ये वर्ड्स आपको यूटिलाइज करने हैं। एक्सेसिव इरिगेशन हो रहा है स्पेशली कैनाल कमांड एरियाज के अंदर ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, इसके कारण वाटर लॉगिंग हो रही है और सैलिनिटी हो रही है। बस वर्ड्स अपने अच्छे यूज करने हैं आपको। अब देखो क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये आप हर एक में डाल सकते हो। किसी भी कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण कुछ ना कुछ, कभी बारिश तेज हो जाती है, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये सब होते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स है, ठीक है, या क्लाइमेट के कारण जो भी चेंज आ रहा है, उसमें आप एक एग्जाम्पल दे दो। इन 2022 अनयूजुअल हीट in March led to the 10 to 15% decline in the wheat yields in the northwest India। एक जनरल सा एग्जांपल है कि उस साल में हीट ज्यादा आ गई तो वीट की, ये चाहे तो आप 20 से 25 जो भी करना है कर दो, 10 से 15, पर ऐसा केस स्टडी बनानी सीखो। एग्रीकल्चर में क्वेश्चन सिंपल आएंगे पर आपको ऐसे केस स्टडीज और ऑर्गेनाइजेशन के नाम कोट करने पड़ेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट की एक थीम होती है, एग्रीकल्चर की थीम यही है, आपको डेटा रिसर्च वर्क से सब्सटेंशिएट करना है अपने आंसर को, तब जाके उस एग्रीकल्चर वाले में आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे पोर्शन में। हर पोर्शन को अलग ट्रीट करो, सोशल जस्टिस में मेरे को ये चीज डालनी है, एथिक्स केस स्टडी में ये चीज डालनी है, एग्रीकल्चर में ये डालना है, तो हर एक को, ज्योग्राफी में ये डालना है एग्जाम्पल लोकेशन, तब जाके हिस्ट्री में टाइम डालना है, रूलर का नाम डालना है, तब वो थीम पकड़ोगे। गवर्नेंस में ये डालना है, पॉलिटी क्वेश्चंस में आर्टिकल डालना है, वो थीम पकड़नी है अपने को। तो ये एग्रीकल्चर का मैंने इसलिए पूरा लिख के बताया आपको पहला क्वेश्चन कि हमें ऐसे अप्रोच करना है एग्रीकल्चर के आंसर्स को, ठीक है। तो ये एक आपने, और वो भी आपने कह दिया, मैं नहीं कह रहा सर, ये आईएमडी ने कहा है, हर एक में मैंने कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है। अब यहीं से आपको 3 या 4, जब वाटर ही बताएगी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड डाल देना, फिर एक नीति आयोग हो गया, और आपका आईसीएआर हो गया, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, और एक आईएमडी हो गया, तो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन होगी अपने पास। हाँ गौरव, ऐसे ही लिखा था नहीं सर, उतना वैल्यू एडिशन पॉइंट्स तो क्या? नहीं लिख पाया। उतना वैल्यू एडिशन तो नहीं पता था, जैसे ये डिजीज के नाम हो गए और जो फिगर्स है यील्ड के वो नहीं पता थे। बट मोर और लेस येलो वाले पॉइंट्स तो सारे हो हाँ, गए थे। पॉइंट तो सभी लिखेंगे मोर और लेस, तो ठीक है। चलो करते हैं आगे। ठीक है, अब ये ऐड कर लेंगे, ठीक है गौरव, और वो हम उसको, इसलिए मैं कह रहा हूँ बस मॉडल आंसर को ढंग से भी अगर तुम कर लोगे ना, ये तो बात बन जाएगी। बस को याद करना है, अभी नया कुछ नहीं पढ़ना। जब 12-22 अगस्त तक जब पेपर है, इन्हीं मॉडल आंसर को बार बार पढ़ना है, याद करना है इनको बस, ठीक है। इन्हीं में से हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। बस करंट थोड़ा देख सकते हो आप लोग, बाकी कोई देखने की जरूरत नहीं ज्यादा चीजें। स्टैटिक यहीं से कवर करेंगे। देखो देखने को तो कुछ भी देख सकते हैं, बट टाइम नहीं है ना हमारे पास। अब ये थोड़ी है कि पेपर इसी से आएगा, लेकिन इससे मैनेज हो जाएगा। टाइम टू बेनिफिट रेशियो देखना है, जो टाइम बचता है ऑप्शन को दो, ठीक है, ऐसे लिख लो, वो कर लो। और स्टैटिक जीएस का मॉडल आंसर ही करेंगे, अभी और टाइम नहीं है हमारे पास। और करंट देख लेंगे, करंट भी आईआर, एनवायरमेंट और साइंस टेक में देखेंगे। और सिक्योरिटी का कोई इशू हो तो एक दो बस, जो चल रहे हैं न्यूज में। और पॉलिटी में जो चांस होंगे, मैंने टॉपिक लिस्ट भेज दी ना ग्रुप में, पीवाईक्यू आपको भेजिए, कल भेजिए, भेजिए नहीं, पॉलिटी की, हाँ हाँ भेज दी ना मैंने, पॉलिटी वाले हर एक सेक्शन में क्या न्यूज में चल रहा है, क्या गौरव मिल गई थी पॉलिटी वाली? पॉलिटी और आईआर का मिला है। पॉलिटी आईआर मिल गया ना, अभी एनवायरमेंट और साइंस टेक की ओर भेजूंगा, ठीक है। तो वो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट, उतने तो करने ही करने हैं, बाकी नहीं। चलो अब देखो, इसमें मैं क्या कह रहा था, ये हो गया था सारा, मैंने बता दिया। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे ईल्ड को स्टेबलाइज कर देगा। तो अगर आप अलग अलग क्रॉप लगाते हो तो जो पेस्ट की साइकिल है वो ब्रेक हो जाती है, फिर उससे ईल्ड बढ़ेगी, ठीक है। सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है, क्योंकि लेग्यूम्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देंगे। रिड्यूस वाटर एंड इनपुट स्ट्रेस, क्योंकि जो आपकी बाकी क्रॉप्स होती है, मिलेट्स हो गए, ये सब क्या होता है, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, तो वाटर की आपकी अवेलेबिलिटी, यूटिलाइज रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। प्रोवाइड इकोनॉमिक रिजिलियंस, फार्मर को क्या हो रहा है, डाइवर्सिफाइड इनकम हो रही है, ठीक है ना। अगर आप क्रॉप लगाते हो, फ्रूट्स लगाते हो, वेजिटेबल लगाते हो, इसमें हरियाणा का एग्जांपल है कि फार्मर्स की काफी इनकम बढ़ी है जब उन्होंने वेजिटेबल को लगाया है। प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मिलेट्स क्या है ना, दे आर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स।
इंप्रूव्स क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। ये सब फायदे होंगे अगर आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करते हो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि इको का पेपर है, एग्रीकल्चर का पेपर है, तो कहीं ना कहीं स्कीम्स भी आप यूज करोगे इसमें। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, वैसे पूछा नहीं हुआ, मैंने दे दिया, आगे कभी पूछे तो, कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, इसमें क्या गवर्नमेंट कर रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शिफ्ट फ्रॉम पैडी टू द अल्टरनेटिव क्रॉप्स इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये आपको पता है, ये वाला इंपॉर्टेंट कर लो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये शायद नहीं पता था, पता है। हाँ, ये मेरे को भी अलग अलग ये करना है ऐसे। तो यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आप सीधा गवर्नमेंट का प्रोग्राम डालो, ये सबको पता होता है, फिर आपको तभी एज मिलेगी। ये सबको पता होता है एनएफएसएम, ठीक है ना, ये भी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और उस साल को ये 2023 में है, चलो उस साल का आसपास कोई ईयर हो तो वो ठीक है, या एक डिफरेंशिएटिंग स्कीम, तो पहला वही लिखो पॉइंट जो बाकी नहीं लिख रहे हैं। वो बोर हो चुका होगा प्रधानमंत्री पर ड्रॉप मोर क्रॉप पढ़ पढ़ के, आपने पहला पॉइंट अलग दे दिया, अलग से पॉजिटिव आता है एग्जामिनर के, हाँ भाई थोड़ा लड़का अलग लिख रहा है कुछ। चैलेंजेस क्या है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के, ठीक है, मार्केट असेस, क्योंकि जो बाकी क्रॉप्स है उनको इतनी एमएसपी नहीं मिलती है, उनको मार्केट एक्सेस की कमी है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट, ये बेसिक एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स हमारी। फार्मर का रिस्क अवर्जन, वो कहते हैं नहीं यार गेहूं राइस लगा लो सेफ रहेगा, तो वो सेफ्टी उनका नेट मिसिंग है बाकी क्रॉप्स को लेके। रिस्क ऑफ फार्मर रिस्क अवर्जन ड्यू टू लैक ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी नॉन राइस व्हीट क्रॉप। तो ये इश्यूज है हमारे, या चैलेंजेस है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेके। फिर इसमें करना क्या चाहिए, कुछ लोग इसमें और भी कर सकते हैं, हरियाणा की भी गवर्नमेंट की स्कीम है ना, वो आप डाल सकते हो, कोई भी एक स्टेट स्पेसिफिक स्कीम भी आप डाल सकते हो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेके, तो वो बॉक्स में डाल देना केस स्टडी करके, हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम है। तो उससे ये नहीं है कि आप हरियाणा से, बात है कि आपने स्टेट की नॉलेज भी आपको वो पता चलता है। तो वे फॉरवर्ड देखो, एंश्योर प्रोक्योरमेंट एंड एमएसपी, क्योंकि जब मेरे को याद है मैं लिखता था, एक कलिया मॉडल था उड़ीसा का, उसमें उन्होंने छोटी सी जगह पे नीति आयोग ने केस स्टडी डाली थी उस टाइम पे, मतलब कि आपने वहां पे गोट्स भी उन्होंने रियर की, मतलब कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से फार्मर्स की इनकम बढ़ाई। तो मैं वो उड़ीसा वाली केस स्टडी डालता था जब एग्रीकल्चर का आंसर लिखता था। तो ऐसे कोई लोकल एक दो केस स्टडी आपके होनी चाहिए एग्रीकल्चर की। स्ट्रेंथन एग्रो प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, इन सबको करो, ठीक है। एमएसपी बढ़ाओ, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इन सब के लिए। एक्सपेंड एरिया अंडर एग्रो क्लाइमेटिकली सुटेबल अल्टरनेटिव क्रॉप्स, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप एनवायरमेंट में भी लिख सकते हो और एग्रीकल्चर में। जो भी आपको क्लाइमेट करनी है वो एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेट के हिसाब से आपको क्रॉपिंग करनी है। जो जहां के क्लाइमेट के हिसाब से जो क्रॉप सुटेबल होती है उसको प्रमोट ज्यादा करो, रादर देन, क्योंकि व्हीट राइस वैसे नेचुरली एग्रो इकोलॉजिकली हरियाणा पंजाब के लिए सुटेबल नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल इरिगेशन से हमने उसको किया है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आप इसकी बात करोगे, एग्रो, ठीक है, इकोलॉजिकल क्लाइमेट सुटेबली हमें करना है, या एग्रो क्लाइमेटली सुटेबल अल्टरनेटिव क्रॉप्स। इंटेंसिफाई एक्सटेंशन सर्विस, ये भी कॉमन पॉइंट है। एक्सटेंशन सर्विस पता होगा सबको, जो आपने कोई चीज दी, टेक्नोलॉजी आई, एक्सटेंशन एजेंट्स होते हैं, वो डिसिमिनेट करते हैं फार्मर्स को कि ऐसे करो ऐसे करो। तो एक्सटेंशन सर्विस बहुत जरूरी है, ठीक है। ये किसमें आएगा, जो हम करते थे किसमें, कैपेसिटी बिल्डिंग में, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग में। ये ह्यूमन बींग्स ही तो होते हैं एक्सटेंशन एजेंट्स, जो बताते हैं फार्मर्स को ऐसे करो ऐसे करो। लैब टू लैंड इनिशिएटिव उसका पार्ट है सारा। इंटेंसिफाई एक्सटेंशन सर्विस हो गया, प्रमोट सस्टेनेबल राइस इंटेंसिफिकेशन। अब जो राइस की अलग अलग टेक्निक्स है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, डीएसआर, डायरेक्ट सेलिंग, वो एक दो पॉइंट डाल दो। इस तरीके से एग्रीकल्चर का हमें करना है। ये पहला आंसर, इसलिए मैंने होलिस्टिक कर लिया आपसे डिस्कस, कैसे आपको अप्रोच करने आने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। थर्ड हो गया, फोर्थ करो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एलोबरेट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज। पहले आप बताओगे वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, फिर जो इंटीग्रेटेड वाटर नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट है, अब वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर आ गया, उसका एक कंपोनेंट है ना। बता सकते हो पूरा, ठीक है, वाटरशेड क्या होता है, कैसे करना है। तो मेन जो कीवर्ड थे इसमें, 3 कीवर्ड थे जो वाटरशेड काम करता है। एक तो सॉइल कंजर्वेशन को काम करता है, एक वाटर कंजर्वेशन का काम करेगा, और एक वेजिटेशन रिस्टोरेशन का काम करता है। ये 3 वर्ड है जिन पे वाटरशेड का जो मेन पर्पस है। उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स करेंगे, फार्म पॉन्ड्स बनाएंगे, कंटूर बंड्स करेंगे, लेबलिंग ऑफ लैंड करेंगे, और एफोरेस्टेशन। तो इनसे वेजिटेशन रिस्टोर होगी, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन होगा। अब इससे क्या फायदा होगा हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, स्पेशली इन द वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज। तो पहला देखो, इंप्रूव्ड वाटर अवेलेबिलिटी, जब वाटर शेड मैनेज करोगे तो वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ जाएगा, है ना। तो वहां पे आप क्या देखोगे,
एग्जाम्पल आप देख लेते हो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो कितना बड़ा है, 1.5 से 2.2 मीटर। और उससे अब फायदा क्या हुआ है कि जो फार्मर्स है वहां पे ईयर राउंड फार्मिंग कर सकते हैं। तो केस स्टडी और उसका फिर इम्पैक्ट भी लिखो, उससे ईयर राउंड फार्मिंग कर सकते हैं अगर आपका वाटर अवेलेबल बढ़ जाएगा तो। फिर जो कल्टिवेबल एरिया है वो और बढ़ गया है पानी अवेलेबिलिटी होने के कारण। और इसका एग्जाम्पल कहाँ देखा जा रहा है, एज पर कॉमन रिव्यू मिशन 15 to 20% इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया देखा गया जहां पे वाटर शेड एक्टिविटी की जाती है। तो वहां पे आपका 15 से 20% क्या होता है, कल्टिवेबल एरिया बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अगेन सभी लिखेंगे पर आपको कैसे लिखना है कि कर्नाटका में जो चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पल्सिस की और ऑयल सीड्स की ईल्ड बढ़ी है 20 से 25% आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर शेड। ये तो जब आपने वाटर शेड वहां पे इंप्लीमेंट किया तो 20 से 25% बढ़ गई पल्सिस और ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी। आईसीआर की स्टडी है 2024 की। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड हॉर्टिकल्चर प्रमोशन, पहले एक ही क्रॉप लगाते थे चाहे बाजरा हो चाहे वो वाटर स्ट्रेस एरिया में, लेकिन अब जैसे वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ी तो उन्होंने क्या किया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग और हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स वेजिटेबल भी उगाने लगे। और ये कहां पे देखा गया है, बुंदेलखंड रीजन में। एग्जाम्पल भी आप देखो वही दे रहे हो, चित्रदुर्ग, अहमदनगर जो वाटर स्ट्रेस्ड है, और इधर दिया दिया गुआवा और मैंगो के ऑर्चर्ड्स कहां लगाए गए, बुंदेलखंड के अंदर। तो वो भी देने या फिर मैप बना के दिखा दो यहाँ पे चीज हुई है। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन डिक्रीज हुआ है, इसका भी स्टडी है वो मैंने दे रखी है आपको। और लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन किया लोगों ने, जब पानी की अवेलेबिलिटी होती है फिर क्या करेंगे वो, लाइव स्टॉक रियरिंग भी करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री भी करेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस वाटरशेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ऐसे आपको इसका लिखना था। देखो फिर आगे, अब ये हो गया, ये सारा मैंने बता दिया आपको। अब यहां देखते क्या चैलेंज है। फ्रेगमेंटेड एंड पुअरली मेंटेन्ड स्ट्रक्चर्स, तो जो भी वो स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं जो, तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कम है ना। नेक्स्ट ये आएगा इनकंसिस्टेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो फंड रिलीज होना है वो उसमें डिले हो जाता है। और टेक्नोलॉजिकल गैप्स है। फिर करना क्या चाहिए, स्ट्रेंथन कन्वर्जेंस ऑफ वाटरशेड प्रोग्राम विद, जैसे अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर है तो बाकी जो प्रोग्राम है उनको भी एक साथ लेके आओ, क्योंकि मनरेगा के अंदर भी मोस्टली क्या करते हो, गाँव में पौंड खोदते हैं, पेड़ लगाते हैं, उस तरीके से मनरेगा हो गया। ठीक है, इन सारे को पर ड्रॉप इन सबको क्या करना है आपको, अटल भूजल योजना को कन्वर्ट करना है प्रोग्राम्स को। सेकंड, एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वाटरशेड कमिटी एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। आने वाले टाइम में पेपर के अंदर एफपीओ का बहुत ज्यादा यूज करना है आपको, गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही है और इनका एक्टिविटी रोल बढ़ रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जहां भी हो जाए वे फॉरवर्ड में एक पॉइंट लिख दो, एफपीओ को प्रमोट करो, ताकि फार्मर उससे बेटर ऑर्गेनाइज होता है, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है और एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है। एफपीओ का बहुत अच्छे से बड़ा यूज करना है आपको, एफपीओ वर्ड लिख लो। गवर्नमेंट में ये जो गवर्नमेंट की वोकैबुलरी चल रही होती है उस टाइम न्यूज में, वही आप लिखते हो तो वो एग्जामिनर कैच करता है आपकी। ये काफी चल रहा है एफपीओ। इंटीग्रेटेड डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स, ठीक है, एग्जांपल रिमोट सेंसिंग, मोबाइल एप्स फॉर रियल टाइम, तो डिजिटल टूल्स लगाओ ताकि ट्रैकिंग हो प्रॉपर। और फोकस ऑन द लाइवलीहुड लिंक वाटरशेड मॉडल्स इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसको प्रमोट करो आप। इंटीग्रेटेड फार्मिंग को करो, एक वर्ड और यूज करो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी अवेयरनेस फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ये हो गया आपका वाटरशेड 2020 वाला। 24 वाला होना रिपीट होने के चांस कम है, 20 ये करते हैं 20 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 करो। सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम्स टू मेक इट्स जुडिशियस यूज अंडर डिप्लीटिंग सिनेरियो। 15 मार्क्स 11 मिनट्स। कैसे हम अपने स्टोरेज और इरिगेशन जो सिस्टम है उसका जुडिशियल यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहले आप बताओ कैसे हम इंप्रूव करेंगे, मेजर्स टू इंप्रूव वाटर। इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो कैसे वाटर स्ट्रेस्ड है ना, जो दिक्कतें कमी होगी वो डेटा दे दो नीति आयोग का। फिर आप बताओ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं उनको रिवाइव करो, उनको मॉडर्नाइज करो, पहला तो यही पार्ट आएगा। ठीक है, जिसमें आप रिसेंटली बता सकते हो मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गवर्नमेंट ने टू डेवलप 75 वाटर बॉडीज पर डिस्ट्रिक्ट। फिर वाटरशेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ठीक है, मनरेगा को उसको कन्वर्ज करो। रूफटॉप एंड कम्युनिटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर सकते हैं, वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज ये करना है। ठीक है, मेजर फॉर जुडिशियस यूज थ्रू एफिशिएंट इरिगेशन। इरिगेशन कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं, पहला है आपका प्रमोशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन, ठीक है, ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन कर सकते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो अपने आप पानी कम लगेगा। फिर एडप्शन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस,
लेजर लैंड लेवलिंग, इससे रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम होगा, आपका पानी कम लगेगा, बाकी रिसोर्स इनपुट कम लगेगा, तो आपकी अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंजक्टिव यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर दोनों को कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड तरीके से यूज करो। डिजिटाइजेशन आराम से भाई, ये हमेशा डालना है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर को मैकेनाइजेशन के बाद अब वर्ड क्या आ गया, डिजिटाइजेशन। पहले बार बार करते मैकेनाइजेशन में, अब क्यों डिजिटाइजेशन, ताकि एक्यूरेट इनपुट्स दे पाए हम। जैसे आंध्र प्रदेश रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम है, एग्जांपल दे दिया आपने। पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, ठीक है। वाटरशेड मैनेजमेंट हमने कर लिया था। फिर ये रेलिवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है और इनसे क्या क्या फीचर है ये देख लेना। चैलेंजेस लिमिटेशन क्या है, माइक्रो इरिगेशन कर सकते हैं पर इनिशियल कॉस्ट हाई है, ठीक है। अवेयरनेस नहीं है लोगों में, टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है, वो दिक्कत है। पुअर मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल गैप्स है। तो करना क्या चाहिए, टारगेटेड माइक्रो इरिगेशन एक्सपेंसिव वाटर स्ट्रेस एरिया, पहले टारगेटेड करो। एग्रो क्लाइमेटिक क्रॉप करो, जिस हिसाब से वही है ना, जैसा क्लाइमेट है वैसी क्रॉपिंग लगानी है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र एंड एक्सटेंशन सर्विस। ये दोनों पॉइंट फिर कॉमन आगे देख लो, एक्सटेंशन सर्विसेज को बढ़ाओ और आपका एग्रो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर करो, ठीक है। ये करेंगे, ये वे फॉरवर्ड हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो मैं कह रहा था माइक्रो इरिगेशन वाला, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग द इंडियाज वाटर क्राइसिस। 10 मार्क्स का था, ठीक है। तो आप बताओगे एज पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इतना माइक्रो इरिगेशन चल रहा है अभी तक, 15 मिलियन हेक्टेयर है और 69 मिलियन हेक्टेयर अभी कर सकते हैं हम ना, पोटेंशियल है, तो काफी बड़ा पोटेंशियल है, एक डेटा दे दिया आपने। फिर कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, पहली बात तो सिग्निफिकेंट वाटर सेविंग होगी। अब अगेन वो आपको डेटा देना कितनी सेविंग होगी। ड्रिप इरिगेशन कैन सेव अप टू 50 to 70% वाटर कंपेयर टू ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन आईसीआर 2023। ये इस तरीके से आंसर लिखना है आपको एग्रीकल्चर के। फिर एक केस स्टडी महाराष्ट्र में, आप बताओगे शुगर केन फील्ड्स में ड्रिप इरिगेशन सेव्ड अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% वाटर वाइल मेंटेनिंग यील्ड्स, यील्ड भी मेंटेन रही और पानी इतना बच गया। फिर वाटर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव फ्रॉम 35 to 40% टू 80 to 90% विद माइक्रो इरिगेशन, तो वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ी है। रिड्यूस ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अटल भूजल योजना प्रमोट्स माइक्रो इरिगेशन एज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन। किन किन एरिया में, पंजाब हरियाणा गुजरात, इन सब एरिया में देखा गया है। प्रमोट सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। एनहेंस क्लाइमेट रिजिलियंस, ये सब बातें आप कि भाई पानी अगर ड्रॉट्स भी आ गए तो भी वहां पे ऑलरेडी पानी स्टोर रहेगा उनके पास, एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। अब इसमें जब क्लाइमेट की बात आती है तो आईएमडी की रिपोर्ट डालनी है कि आईएमडी ऐसे कह रहे हैं, एसेंशियल फॉर रीजन फेसिंग इरेक्टिक रेनफॉल पैटर्न ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर इनकम, तो ये देखा गया कर्नाटका में जिन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर आपने माइक्रो इरिगेशन जिन्होंने अडोप्ट किया था उनकी इनकम बढ़ी है, ठीक है। इन हायर इनकम फ्रॉम ड्रिप इरिगेटेड वेजिटेबल क्रॉप्स, बस उसी को फ्रेम करके डालना है आपको, ये बताइए इनकम बढ़ी है कर्नाटका में इस स्कीम के अंदर। चैलेंजेस क्या है, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में गैप है, टाइम पे फंड डिस्पर्स नहीं होता सब्सिडी का, ठीक है। मेंटेनेंस और आफ्टर सेल जो भी सर्विस का है उसका इशू। बाकी वे फॉरवर्ड जो हमने पहले भी किया था माइक्रो इरिगेशन में, वो वे फॉरवर्ड डाल देना है। सर इसमें रिड्यूस ग्राउंड वाटर पोल्यूशन और सोइल सैलिनिटी का पॉइंट डाल सकते हैं। हाँ भाई, सर इसमें रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन और सोइल सैलिनिटी का पॉइंट डाल सकते हैं। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो। सर मैं ये कह रहा था कि इसमें रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन और सोइल सैलिनिटी का पॉइंट डाल सकते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि जब सॉइल सैलिनिटी का तो नहीं, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का अगर आपको कहीं से कनेक्ट कर पा रहे हो इसमें, अगर नॉर्मल उससे आपकी लीचिंग ज्यादा होती है, अगर उससे दिक्कत आ रही तो बचा सकते हो कि अगर पोल्यूशन से पानी को बचाओगे तब भी वाटर क्राइसिस तो कम होएगा, तो एक पॉइंट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट माइक्रो,
ठीक है, ये करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 9। Explain the changes in the cropping pattern in India in the context of changes in the consumption pattern and marketing condition। तो कैसे हमारा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है बताना है आपको। 15 मार्क्स, 11 मिनट स्टार्ट। हम देखेंगे कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें क्या चेंज आया है ना। ये एक बेसिक क्वेश्चन है इसलिए मैंने करवा दिया, कभी पूछ सकते हैं कि क्या क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आया है। देखो, तो पहले हम कहाँ जो शिफ्ट देखा गया वो कहाँ पे देखा है, जो फूड ग्रेन क्रॉप्स है उनसे हम कहाँ पे जा रहे हैं, हाई वैल्यू में। दो वर्ड याद रखने आपको, नीति आयोग का ही है, वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम हाई वॉल्यूम टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। ये शिफ्ट हुआ है फ्रॉम हाई वॉल्यूम जो कि राइस और पैडी थे टू हाई वैल्यू। या ठीक है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 द हॉर्टिकल्चर सेक्टर अकाउंट्स फॉर अराउंड 22% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया। ये हमारा क्रॉप एरिया बढ़ा है। तो देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम फूड ग्रेन्स यानी कि हाई वॉल्यूम टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। रीजन रीजनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैडी एंड व्हीट। कुछ एरिया में पैडी एंड व्हीट का ज्यादा है ना, जैसे कि पंजाब का एरिया। इन पंजाब पैडी ऑक्यूपाइज अराउंड 39% ऑफ देयर ग्रॉस क्रॉप एरिया डिस्पाइट बीइंग वाटर स्ट्रेस्ड। ठीक है, पानी वाटर स्ट्रेस होने के बाद भी यहाँ पे पैडी ऑक्यूपाइड अराउंड 39%। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है 2023 की। डिक्लाइन इन कोर्स सीरियल्स एंड मिलेट्स, रिड्यूस्ड एरिया, ठीक है, ड्यू टू पॉलिसी बायस टुवर्ड्स राइस एंड व्हीट। तो मिलेट्स और इनके अंदर सीरियल्स के अंदर एरिया कम है बिकॉज पॉलिसी बायस किसकी तरफ है, एमएसपी ज्यादा किसको, और एश्योर्ड किसमें प्राइस मिल रहा है, वो राइस और व्हीट के लिए। तो लेकिन अब आप बताओगे हाउएवर रिसेंट इनिशिएटिव के कारण देयर इज अ रिवाइविंग, दे आर रिवाइविंग स्लोली, ये बताना है। अब वो धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है मिलेट्स का और कोर्स सीरियल्स का। एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल एंड क्रैश क्रॉप्स, अर्बनाइजेशन के कारण अब डिमांड बढ़ रही है इन सब की, कॉफी की, टी की, है ना। तो कॉटन, शुगर केन, आपका ऑयल सीड्स, टी, कॉफी, रबर, सो एक्सपेंशन ड्रिवन बाय मार्केट डिमांड एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल और मार्केट की डिमांड बढ़ रही है। तो धीरे धीरे कमर्शियल और कैश क्रॉप्स की क्रॉपिंग बढ़ रही है। ग्रोथ ऑफ ऑयल सीड कल्टीवेशन, रेप सीड, मस्टर्ड एरिया हैज इंक्रीज इन राजस्थान। ये भी आपने एविडेंस दे दिया कि ऑयल सीड की कल्टीवेशन बढ़ रही है। अब ये ट्रेंड आया क्यों है, ड्राइवर्स बिहाइंड द चेंज, चेंजिंग इन द डाइटरी प्रेफरेंसेस। ठीक है, जैसे फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल, एग्स, इनकी डिमांड बढ़ी है। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन एंड मार्केट कनेक्टिविटी, देन एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो उसी तरीके से क्रॉप्स उगाई जा रही है जो एक्सपोर्ट हो जाए। एमएसपी एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बायस, तो राइस और व्हीट के फेवर में, इसलिए वहां पे कई जगह पे राइस और व्हीट उगाई जाती है। देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड मार्केट अश्योरेंस, इससे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर क्रॉप को उगा लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पहले आपको कह देंगे इस अगले साल इतनी क्रॉप आपसे हम ले लेंगे, जैसे पेप्सिको ने किया था, आईटीसी ने किया था टमाटो के लिए, तो इनकी कल्टीवेशन फिर बढ़ गई है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मार्केट अश्योरेंस भी क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। तो ये अगली बार क्वेश्चन ये आ जाएगा, व्हाट आर द फैक्टर बिहाइंड द चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये फैक्टर है और उनसे क्या क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ है वो मैंने पहले आपको बता दिया। फिर आप इसमें चैलेंज बताओगे, क्या चैलेंज है, वाटर अनसस्टेनेबिलिटी है, डिक्लाइन पल्सेस और मिलेट्स का डिक्लाइन हुआ है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, रीजनल इम्बैलेंसेस है ना, और फिर आगे क्या वे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, एक और लिखना है, मिलेट्स तो हो गया, तो लास्ट में एक्सप्लेन कर लिया था मिलेट्स वाला हमने, बस ठीक है ये, फिर ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, कल केस स्टडी में डिस्कस करूंगा। तो जिन्होंने एथिक्स नहीं किया वो तो चाहे स्किप कर सकते हैं कल, लेकिन जो मेंस दे रहे बच्चे हैं जो केस स्टडी की अप्रोच करना चाहते हैं, तो एक पहले अप्रोच बताऊंगा केस स्टडी कैसे करनी है, और एक दो केस स्टडी हम डिस्कस भी करेंगे कल। क्या टाइमिंग ये रहेगा 2 बजे, और केस स्टडी का जो पहला टेस्ट है वो वाला करेंगे हम ना, टेस्ट 1, उसमें टॉपिक लिखा हुआ है आपका, वो वाली केस स्टडी करेंगे, टेस्ट 1 केस स्टडी, एंड एक बेसिक फ्रेमवर्क बता दूंगा कैसे अप्रोच करना है, कल 2 बजे।